हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर का आज आपका पार्ट 5 है। आपको बता दें कि नेशनल करंट अफेयर पर 4 वीडियोज़ आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं और आज आपकी 5वीं वीडियो है। आज की क्लास में आपका नेशनल करंट अफेयर पूरे 1 साल का अच्छे से कवर हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। तो आज आपकी नेशनल करंट अफेयर पर लास्ट क्लास है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बाकी की 4 वीडियोस को भी देख लेना है। इसके अलावा इन 5 वीडियोस को मर्ज करके एक मैराथन क्लास बनाई जाएगी, तो आप उस मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं फास्ट रिवीजन के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। ये करंट अफेयर आपका लास्ट क्लास में कवर हो गया था। आपको एक बार फिर से बता दें कि नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह घोषणा मॉन्ट्रियल, कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक भाग 2 के दौरान की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, भारत सरकार की कौन सी योजना है जिसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज आपकी सबसे पहली न्यूज़ है गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। तो यहाँ पर गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे 2022 में। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। देखिए, गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 18 फरवरी 2023 निर्धारित थी, जबकि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 8 जनवरी 2023 निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में, तो गुजरात में 2 चरणों में चुनाव हुए थे, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव 1 चरण में करवाने की घोषणा की गई थी। गुजरात में प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु मतदान 1 दिसंबर 2022 को हुआ था, जबकि द्वितीय चरण हेतु मतदान 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ था। जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हेतु मतदान 12 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ था। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो आपको याद करने हैं। देखिए, अगर बात करें गुजरात में चुनाव परिणाम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि गुजरात विधानसभा में टोटल कितनी सीट हैं, तो टोटल 182 सीटें हैं, 182। इनमें से 13 सीटें अनुसूचित जातियों SC के लिए और 27 सीटें अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षित हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 64.33% मतदान हुआ। 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए थे और परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा को राज्य विधानसभा में एक बार पुनः बहुमत की प्राप्ति हुई। तो गुजरात में किसकी सरकार बनी? भाजपा की। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव में यह भाजपा की लगातार 7वीं जीत है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में भाजपा सर्वप्रथम मार्च 1995 में सत्ता में आई थी। वर्ष 2022 के चुनाव में कुल 182 सीटों में से भाजपा को 156 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े बहुमत के साथ यहाँ पर भाजपा आई है। यह गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। वर्ष 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी का भी प्रवेश हुआ है। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही है।
12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। यहां पर आप गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम को देख सकते हैं। टोटल 182 सीटें हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों पर विजय प्राप्त की है, जो कि सर्वाधिक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यहां पर 17 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। आम आदमी पार्टी आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। इसके बाद चलिए हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम के बारे में देखते हैं। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं, कुल 68 सीटें हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। इनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 75.6% मतदान हुआ था। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन इतिहास में दर्ज यह अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन, देखिए इसे आपको, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन तासी गंग, लाहौल एवं स्पीति में 100% मतदान दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि तासी गंग मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो आपको यहाँ पर ये जरूर याद रखना है, विश्व का सबसे ऊंचा मतदान स्टेशन कौन सा है, तो ये है आपका तासी गंग। देखिए 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित हुए, और परिणाम के तहत राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। तो आप यहां पर देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ थी, जिसको पराजय का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया और उसकी सत्ता में वापसी हो गई। तो हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में दशकों से यह परंपरा कायम है कि प्रत्येक निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलता है। 11 दिसंबर 2022 को नदौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम को देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 सीटें हैं, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 40 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। तो ये था आपका हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव का परिणाम। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खाद्य पशु का दर्जा किस पशु को दिया गया है, तो ये हिमालयी याक को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। देखिए पालतू याक, जिसका वैज्ञानिक नाम बोस ग्रुनियंस, अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार तथा मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। भारत में ये लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक हैं। यह संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से लगभग 24.67% कम है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखने हैं। देखिए 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण फांसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। तो किसके द्वारा स्वीकार किया गया है? फांसी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा की गई थी।
खाद्य पशु फूड एनिमल वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। फांसी द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इससे याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में भी मदद प्राप्त होगी। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली उत्तर प्रदेश में कहां पर लागू हुई है, तो ये प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में लागू हुई है। चलिए समझते हैं आखिर ये क्या है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि पुलिस कौन सी सूची में आती है। आपको बता दें कि 3 प्रकार की सूची होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची। जहां पर केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, जबकि समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस कौन सी सूची का विषय है, तो पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिला अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली में ये शक्तियां कमिश्नर के पास होती हैं। चलिए कुछ पॉइंट को देखते हैं। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के ये 3 नए जिले हैं प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। तत्पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज, प्रीतिंदर सिंह को आगरा तथा अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली कौन कौन से जिलों में लागू है। तो सबसे पहला है आपका लखनऊ के बाद है आपका गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। नेक्स्ट है आपका स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। चलिए स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को देखते हैं, ये क्या है और कहाँ है। देखिए, कैंप गौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें ही स्थानीय रूप से नाड प्रभु कैंप गौड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बेंगलोर, वर्तमान बंगलुरु का संस्थापक भी माना जाता है। देखिए, 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु में श्री नाड प्रभु कैंप गौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया था। यह प्रतिमा बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको याद रखना है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी स्टैच्यू है, तो ये आपकी नाड प्रभु कैंप गौड़ा की प्रतिमा है, जिन्हें बंगलुरु का संस्थापक माना जाता है। यह नाड प्रभु कैंप गौड़ा की कांस्य की प्रतिमा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात का उपयोग किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार राम वी सुतार हैं। उल्लेखनीय है कि श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा को भी डिजाइन किया था। गुजरात में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज है। इसी के साथ आपको बता दें स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के बारे में। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ कहां पर है और किसकी है। देखिए, 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान शिव को समर्पित है और ये राजस्थान में है।
यह प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वार नगर में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात, स्टील तथा लोहे तथा 2.5 लाख घन टन कंक्रीट एवं बालू का उपयोग किया गया है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका स्टैच्यू ऑफ पीस। चलिए स्टैच्यू ऑफ पीस को भी समझते हैं। देखिए 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह है जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। आपको ये जरूर याद रखना है कि कौन सी स्टैच्यू किसको समर्पित है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है और यह प्रतिमा अष्ट धातु 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है आपकी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर आपको काफी सारे स्टैच्यू के बारे में बताया गया है, जिनको आपको अलग अलग अच्छे से याद रखना है। तो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक, चिंतक एवं भक्ति संत श्री रामा अनुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी आश्रम में स्थापित है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा पंचलोह 5 धातुओं का संयोजन से निर्मित है। ये 5 धातुएं स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल एवं जस्ता है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसके अलावा थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। नेक्स्ट है आपकी स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की छोटी प्रतिकृति है। नेक्स्ट है आपकी स्टैच्यू ऑफ पीस, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया है। 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित है। इस प्रतिमा का वजन लगभग 600 किलोग्राम है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन सा बना है, इसे आपको याद रखना है। देखिए फांसी सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट स्टेशन नामक आंदोलन संचालित कर रहा है। ईट राइट इंडिया की टैगलाइन है, सही भोजन बेहतर जीवन। ईट राइट रेलवे स्टेशन के नेतृत्व में ईट राइट इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर स्थित सभी खाद्य विक्रेताओं को लक्षित किया गया है, ताकि उनके द्वारा रेल यात्रियों, अधिकारियों, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने एवं उसे परोसने के दौरान सुरक्षित रखरखाव के तरीकों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल के तहत प्रमाणित सर्टिफाइड किए जाने के लिए किसी निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन पर सभी खाद्य विक्रेताओं को फांसी 2 फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो ये ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्रयागराज रेलवे स्टेशन को मिला है, ये आपको याद रखना है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन, देखिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसके पूर्व उत्तर मध्य रेलवे के 2 स्टेशनों क्रमशः ग्वालियर और डबरा रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।
नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक। देखिए, उर्वरक फर्टिलाइजर ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। उत्पादक कंपनियां यूरिया को एक निश्चित एमआरपी पर बेचती हैं, जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक होता है। शेष 80 से 90% तक उत्पादन लागत केंद्र सरकार उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। अन्य उर्वरकों जैसे डीएपी एवं एमओपी आदि की कीमतें आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती हैं। हालांकि ये उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। अभी तक सभी उत्पादक कंपनियां उर्वरकों को स्वयं की ब्रांड पहचान के साथ बिना केंद्र सरकार के योगदान के उल्लेख के बेच रही थी। देखिए, 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा। एक राष्ट्र एक उर्वरक, इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम भारत के तहत विक्रय किए जाएंगे। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड नाम के तहत ही उपलब्ध होगा। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला। तो हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। देखिए, पनबिजली हाइड्रो पावर परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर आमतौर पर 2 खंडों में वर्गीकृत किया जाता है। छोटी और बड़ी जल विद्युत परियोजना। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की हाइड्रो पावर पनबिजली परियोजनाओं को छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पुनः छोटी जल विद्युत परियोजनाएं निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाती हैं। माइक्रो में 100 किलोवाट तक, लघु में 101 से 2 मेगावाट तक, छोटी में 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को मेगा बृहद परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। यह आधारशिला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रखी गई है। इन पनबिजली परियोजनाओं में शामिल है, पहली है आपकी 48 मेगावाट की चांजू 3 पनबिजली परियोजना। दूसरी है 30 मेगावाट की देवथल चांजू पनबिजली परियोजना। देखिए, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है आपका बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। देखिए, भारत औषध उद्योग इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषधियों में भारत का योगदान 3.5% का है। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत कच्चे माल जैसे बल्क ड्रग्स के आयात हेतु अन्य देशों पर निर्भर है। बल्क ड्रग्स को सक्रिय औषधि सामग्री भी कहा जाता है। यह दवाओं के लिए एक प्रमुख घटक होते हैं जो इन्हें वांछित चिकित्सीय प्रभाव प्रदान करता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ध्यातव्य है कि पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले स्थित जंबूसर में रखी गई थी। देखिए, 1 सितंबर 2022 को औषध विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना के तहत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी। यह देश में बल्क ड्रग विनिर्माण को सहायता देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है।
नेक्स्ट है आपका मोढेरा। मोढेरा पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको याद रखनी है। देखिए, मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। यह गांव यहाँ स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर रूपेन नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 1026 से 27 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय है कि मोढेरा को मोढेरापुरा एवं मुंडेरा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को देख सकते हैं। 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया था और इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री ने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया। इस प्रकार यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। सूर्य मंदिर और पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाली यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। नेक्स्ट है आपका स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 तथा 2.0 अवार्ड। देखिए, स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रमदान देने वाला एक पाक्षिक अभियान है। इस अभियान का आयोजन प्रति वर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। 100 दिवसीय सुजलम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों के निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ODF प्लस गांवों का सृजन करना था। सुजलम 1.0 अभियान का लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया, क्योंकि इस दौरान घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका था। सुजलम 1.0 के अंतर्गत किए गए कार्य की गति को जारी रखने के लिए सुजलम 2.0 को लॉन्च किया गया था। सुजलम 2.0 अभियान सामुदायिक एवं संस्थागत स्तरीय धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों के निर्माण पर केंद्रित था। देखिए, 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलम 1.0 एवं 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वच्छता ही सेवा में टॉप 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। देखिए, रैंक 1 है कर्नाटक की, रैंक 2 है बिहार की और रैंक 3 है लक्षद्वीप की। देखिए, सुजलम में आप टॉप स्टेट्स को देख सकते हैं। नंबर 1 पर है ये आपका सुजलम 1.0 में पुरस्कृत यानी कि प्राप्तकर्ता राज्य हैं। तो पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, देन तेलंगाना है, ओडिशा है, तमिलनाडु है। सुजलम 2.0 में पहले नंबर पर कर्नाटक है और दूसरे नंबर पर तेलंगाना है। नेक्स्ट है आपका PM श्री स्कूल योजना। चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना PM श्री स्कूल्स को मंजूरी प्रदान की। इस योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। PM श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे। साथ ही 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास करेंगे। PM श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। देखिए, PM श्री स्कूल्स देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश सरकार, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये स्कूल आदर्श नमूना स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। PM श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूल्स के रूप में
विकसित किया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलुओं जैसे सौर पैनलों, एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि को शामिल किया जाएगा। एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा जिसमें परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों का उल्लेख होगा। पीएम श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा, केवीएस और एनवीएस के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचों के माध्यम से लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। चलिए इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना है। इस मिशन की परिकल्पना 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ की गई है। यह मिशन विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित है। नेक्स्ट है आपका नमस्ते योजना। चलिए समझते हैं नमस्ते योजना आखिर क्या है। देखिए हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 6 दिसंबर 2013 से प्रभावी है। यह अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रखरखाव और हाथ से मैला ढोने या नालों एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है। उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद अभी भी व्यक्तियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों एवं सुरक्षा सावधानियों के नालों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु नियोजित किया जा रहा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करें। देखिए 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया। नमस्ते का पूर्ण रूप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नमस्ते की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। नमस्ते योजना के वर्तमान चरण में 500 शहरों, अमृत शहरों को कवर करते हुए शामिल किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं नमस्ते योजना का बेसिकली उद्देश्य क्या है। तो नमस्ते योजना का उद्देश्य निम्न प्रमुख परिणामों को प्राप्त करना है। सबसे पहला, भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत न होना। दूसरा, स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित किया जाना। तीसरा, किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना। चौथा यहाँ पर है स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना। पांचवा, सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगी। नेक्स्ट है आपका मंडला, पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। तो आपको याद रखना है कि पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बना है, तो ये है आपका मंडला। देखिए यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करती है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने तथा अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने, लिखने और गणना का उपयोग जारी रखने में सक्षम बनाती है। देखिए 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला, तो कहाँ पर है मंडला, ये आपका मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला है मंडला, कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि इस उपलब्धि के साथ मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका स्माइल 75 योजना। तो स्माइल 75 क्या है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल नामक एक छतरी यानी कि एक अम्ब्रेला स्कीम प्रतिपादित की गई है। स्माइल का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। इस योजना के अंतर्गत निम्न 2 उपयोजनाएं शामिल हैं। पहली है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास
व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। दूसरा, भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। केंद्र सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उपयोजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है। इसे ही स्माइल 75 पहल नाम दिया गया है। नेक्स्ट है आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय। चलिए समझते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय क्या है। देखिए वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो रहे बदलाव, एक ज्ञान भंडार के निर्माण, अनुसंधान कार्य के संचालन, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को तैयार करने, कौशल विकास को सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने और परिवहन क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने हेतु एक संस्थान इंस्टीट्यूशन के निर्माण की मांग करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक एक विश्व स्तरीय बहुविषयक बहुआयामी और भविष्य उन्मुखी संस्थान की परिकल्पना की गई है। देखिए 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पारित किया गया। ध्यातव्य है कि यह विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया था। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात यह विधेयक अधिनियमित हो गया। यह अधिनियम भारत में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। वर्ष 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। देखिए वर्ष 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि यह गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित एवं निबंधित है। यह परिवहन संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय है। तो यह है आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स आज आपका नेशनल करंट अफेयर पूरे एक साल का काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपका नेशनल करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। इनकी सभी वीडियोस को मर्ज करके एक वीडियो भी बनाया जाएगा जिसको मैराथन क्लास का नाम दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है, आपको उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लेना है क्योंकि काफ़ी अच्छे से हमने इस मैगजीन को यहाँ पर डिस्कस किया है और इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है। तो आप प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं और अपने करंट अफेयर को इस मैगजीन के द्वारा अच्छा कर सकते हैं। यह मैगजीन आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है, तो आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।